हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस मेंटोर। और आज हम करने वाले हैं एक अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। और ये हमारी सीरीज एआई एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल फिजिक्स पोर्शन के लिए कर रहे हैं हम ये सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हेडिंग है फोर्स। सो जहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, force. So force is a push or pull which change or tries to change the state of rest, the state of uniform motion, size, shape of a body and the direction of motion. तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल पुश या पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट यानी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, साइज और शेप को बदलता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। ओके, चेंज और ट्राइज टू चेंज। अगर आप एक हैवी वॉल को पुश करते हैं और वॉल मूव नहीं होती, तब आपने फोर्स अप्लाई किया। तो स्टेट बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करना ही फोर्स की प्रेजेंस दिखाता है। ओके, तो अब इसके फर्दर पॉइंट्स पर आते हैं। सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके, एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1l1t-2। ओके, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ओके, सो फोर्स की यूनिट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली होती है एब्सोल्यूट यूनिट्स, जो एमकेएस यूनिट एसआई सिस्टम में होती है, वो न्यूटन। ओके, और जो सीजीएस सिस्टम है वो डाइन। ओके, और एंड अदर यूनिट्स आर ग्रेविटेशनल यूनिट्स एंड अदर यूनिट्स वी कॉल देम। एमकेएस सिस्टम में बात करें तो किलोग्राम वेट यानी किलोग्राम फोर्स। ओके, और सीजीएस सिस्टम में बात करें तो ग्राम वेट एंड ग्राम फोर्स। ओके, फर्दर मूव करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप या कन्वर्जन्स देखते हैं between units. Okay, so the important conversion here is 1 kg weight is equals to 9.8 newton and 1 kg force. 1 gram weight equals to 980 dyne and 1 gram force, and 1 newton is equals to 10 raised to the power 5 dyne. ये एक important रिलेशन है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन। ये न्यूमेरिकल्स में काफी बार यूज होगा फर्दर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब बात करते हैं इनर्शिया की। सो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इनर्शिया। सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो मैं बताता हूँ कि इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के अलोंग स्ट्रेट लाइन को अपने आप स्ट्रेट लाइन में अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहता है, और अगर मूविंग है तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहता है। ओके, सो द इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज। सो इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वही इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता या चेंज करना नहीं चाहता। ओके, कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है कि inertia is a measure of mass of a body. Greater the mass of the body, greater will be its inertia or vice versa. So inertia प्योरली बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। ग्रेटर जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, और वाइस वर्सा जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा मास होगा। ओके, सो इनर्शिया हैज अ नो डायमेंशन और नो यूनिट्स। इनर्शिया की कोई यूनिट और कोई डायमेंशन होती नहीं है।
उसके बाद देखते हैं इसकी डिपेंडेंसी ऑन वेलोसिटी। सो द टू बॉडी ऑफ इक्वल masses, one in a motion and another is at rest, process same inertia because it is a factor of mass only and does not depend on the velocity. Okay, तो inertia velocity पर depend नहीं करता। अगर अगर दो इक्वल मास की बॉडीज हैं, एक रेस्ट पर है और एक 100 मीटर पर सेकेंड से मूव ऑन कर रही है, तो दोनों का इनर्शिया एग्जैक्ट सेम होगा क्योंकि उन दोनों का मास सेम है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शियाज की। सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सब पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, एग्जांपल है व्हेन अ बस और अ ट्रेन स्टार्ट टू मूव सडनली द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड इट फॉल बैकवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे वो रेस्ट स्टेट में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करती है। ओके, यानी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे वो रेस्ट स्टेट में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जब एक बस या ट्रेन में अचानक से चलना स्टार्ट करती है तो अंदर बैठे पैसेंजर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं क्योंकि उनकी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपनी जगह पर ही रहना चाहती है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, विच इज inertia of motion. So it is defined as a property of a body to resist any change to its state of uniform motion. Okay, when a moving bus or a train stop suddenly, the passengers sitting inside in it jerk in forward direction due to inertia of motion. So body की वो प्रॉपर्टी जिससे वो यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करती है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक फास्ट मूविंग बस या ट्रेन अचानक स्टॉप करती है तो पैसेंजर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में झटका लगता है क्योंकि उनकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे मूव करती रहना चाहती है। उसके बाद आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इट इज डिफाइंड एज अ बॉडी एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स मोशन डायरेक्शन। ओके, व्हेन अ बस टर्न्स अ कॉर्नर passenger tend to lean or slide towards the opposite side as their body want to continue moving in a straight line. ओके, सो बॉडी की वो एबिलिटी जिससे वो अपने मोशन की डायरेक्शन में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बस कर्व पर कॉर्नर टर्न करती है तो पैसेंजर अपोजिट साइड की तरफ लीन या स्लाइड हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही आगे बढ़ना चाहती है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, विच इज लीनियर मोमेंटम। ओके, सो द लीनियर मोमेंटम इज the total quantity of a motion possessed by a moving body is known as a momentum of a body. Okay, it is a product of mass and the velocity of a body. Mathematically, we represent momentum vector is equals to mass into velocity vector. Okay, so linear momentum का मतलब है कि the total quantity of a motion possessed by a moving body. Mathematically, हम इसे बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट्स वगैरह की। सो द अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। ऐसा यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t minus 2. Okay, it's not a t minus 2, it's t minus 1. Okay, m1 l1 t minus 1, t minus 2 is for force. Okay, so it is a vector quantity and its direction is in the direction of velocity of a body. Okay, so if two objects of different masses have a same momentum, the lighter body possess greater velocity. Okay, तो अगर दो अलग अलग masses का momentum सेम हो तो इसका मतलब लाइटर बॉडी के पास ग्रेटर वेलोसिटी है जब भी उनका मोमेंटम सेम है। ओके, कि मास और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर।
अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सबसे पहले, पी वर्सेस वी ग्राफ। तो पी वर्सेस वी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द ओरिजिन है, तो यानी मास कांस्टेंट है। ओके, अब देखते हैं पी वर्सेस एम ग्राफ व्हेन वी इज कांस्टेंट। सो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये भी सेम ग्राफ है। उसके बाद करते हैं वी एंड वी वर्सेस एम ग्राफ। Okay, when P is a constant, okay, it is a rectangular hyperbola because V is inversely proportional to M. इसलिए यहाँ पर this graph is rectangular hyperbola. अब यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं ये वाला, okay, V is the inversely proportional to the mass. अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की इस चैप्टर के, विच इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विच इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन unless an external force is applied on it. Okay, if no net force act on a body, then the velocity of a body cannot change, the body cannot accelerate. Okay, so a body continue to be in the state of rest or uniform motion along a straight line unless an external force applied on it. अगर बॉडी पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जीरो है, तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ओके, और उसका वेलोसिटी चेंज जो होगी वो भी जीरो होगी। तो अगर वेलोसिटी चेंज जीरो है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और ये लॉ जो है वो इनर्शिया को लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता है, इसीलिए इसे ये इनर्शिया को डिफाइन करता है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, दिस लॉ डिफाइन इनर्शिया, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आते हैं सेकंड लॉ पर। द सेकंड लॉ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड। ओके, सो ये बात करी गई है लीनियर मोमेंटम की, जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो भी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही होगी। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, आप इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, अब हम आते हैं, सो हियर इज Newton's second law of motion is called real law of motion because the first and third law of motion can be obtained by it. जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसको हम रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, क्योंकि इससे ही हम फर्स्ट और थर्ड लॉ को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। मैथमेटिकली देखें तो सो यहाँ पर हमें डेफिनेशन में दिया होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो डेल्टा पी और डेल टी इज इक्वल टू फोर्स। ओके, सो हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। अब पी को हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ओके, फोर्स इक्वल्स टू डी ओवर डी टी, मास क्रॉस वेलोसिटी, एंड मास इज अ कांस्टेंट, तो ये डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा, तो मास इनटू dv over dt, and dv over dt is acceleration, so force equals to mass into acceleration। आपने ये रिलेशन काफी बार देखा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, सो ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही एक रिजल्ट है। ओके, सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, स्क्वायर मतलब, so 1 Newton equals to 1 kg meter per second square because force is equals to mass into acceleration. So kg is a unit of as a unit of mass, and meter per second square is a SI unit of acceleration, and 1 dyne is equals to
1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ओके, so note the slope of a momentum time graph is equal to the force of on the particle at that instant. Okay, तो जो मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमें फोर्स का डाटा देता है, मतलब फोर्स देता है। ओके, so the slope on the momentum time graph gives the force. Okay, F is equals to dp over dt. Slope dp over dt is equals to slope, and slope is equals to tan theta. Okay, note that F equals to ma formula is valid only if the mass of the body is constant and finite. Okay, if m is not constant तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ओके, so if a force and acceleration have a three component along x y z axis, then suppose that force is given as this and acceleration is given as this. So force in x direction is equals to mass into acceleration in x direction. Force in y direction is equals to mass into acceleration in y direction, and force in z direction is equals to mass into acceleration in z direction. Okay, so no force is required to move a body uniformly along a straight line with a constant speed. Okay, if force is equals to zero, as acceleration is also zero. तो ये जो दिया हुआ है कि force equals to zero, so acceleration is also zero, इसका मतलब है कि अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब बॉडी को स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, और रियल लॉ का कंसेप्ट ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों इससे डिराइव किए जा सकते हैं। अब आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ का। So for every action there is equal and opposite reaction and both act on a two different bodies. Okay. So force on A due to B is equals to minus of force B minus of force on B due to A. यहाँ पे दिया भी हुआ है कि if AB is a force exerted on a body A by body B which is action, and force FB is equals to force exerted on a body B by body A reaction, then FAB is equals to minus K FBA. Okay, so example देख लेते हैं इसका। So examples are swimming is possible due to the third law of motion. Okay, जो स्विमर पानी को पीछे पुश करता है एक्शन, और पानी स्विमर को आगे पुश करता है विच इज रिएक्शन। दूसरा है फायरिंग ऑफ गन। सो व्हेन अ गन इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड इज एक्शन एंड द गन रिकॉइल बैकवर्ड इज अ रिएक्शन। सब बुलेट आगे मूव करती है एक्शन, एंड द गन बैकवर्ड रिकॉइल होती है, दिस इज अ रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं व्हाइल वॉकिंग। A person press the ground in the backward direction by his feet, which is action, and the ground pushes person in a forward direction with equal force is reaction. Okay, जब इंसान अपने फीट से जमीन को बैकवर्ड प्रेस करता है तो ग्राउंड पर्सन को इक्वल फोर्स से फॉरवर्ड पुश करता है, जिसके हम वॉकिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। सो जो हम पढ़ने वाले हैं ये सब हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल्स, जो हमें न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो सबसे पहला है इक्विलिब्रियम। So what is equilibrium? It can be defined as a state where all forces acting on a body are balanced out, resulting in the net force of the body is zero. So the acceleration is zero. So equilibrium वो स्टेट है जहां पर बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, तो और रिजल्टिंग नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम में बॉडी
कि रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। ओके, सो व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। So what is free body diagram? So free body diagram, the object of interest is isolated from its surrounding and the interaction between the object and the surroundings are represented in the form of force. Okay, free body diagram system में एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करके उसके ऊपर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को वेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है या दिखाया जाता है। ओके, सो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम में सिस्टम में एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करके उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को वेक्टर्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो कुछ कॉमन फोर्सेस हैं जो फ्री बॉडी डायग्राम में यूज की जाती हैं। सबसे पहले है वेट, which acts downward, and weight is equals to mass into gravitational acceleration mg, where m is equals to mass and g is 9.8 meter per second square, which is gravitational acceleration. ओके, सो जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है उसके बाद आती है नॉर्मल फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड इन अ रिजिड सरफेस the body experience a force which is perpendicular to the surface in a contact. Okay, so rigid surface द्वारा लगाया गया फोर्स जो कॉन्टेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। ओके, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है अगर ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो। उसके बाद आती है टेंशन। Okay, so tension is force through a string, rope or cable act away from the object along the string. ओके, सो टेंशन स्ट्रिंग रोप या केबल के थ्रू ट्रांसमिट होने वाला फोर्स है। ये हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। ओके, उसके बाद आता है फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इट इज अ फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विल बी डिस्कस लेटर इन डिटेल। अभी हम इस चैप्टर में फ्रिक्शन को एंड में जाके बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो कॉन्टैक्ट सरफेस के रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करने वाला फोर्स फ्रिक्शन होता है। अब एक फ्री बॉडी डायग्राम का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ओके, सो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अ मास रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, नीचे mg ऊपर नॉर्मल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पुली लगाई हुई है ऊपर एक ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर और दो मासेस स्ट्रिंग से इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। तो जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन फोर्स लगा हुआ है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, अपवर्ड, इधर टेंशन को इधर की तरफ अपवर्ड शो किया गया है। जो वेट है बॉडी का mg वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, यहाँ पर भी ऐसे लगेगा। ओके, जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो इस डायरेक्शन में शो किया हुआ है। ओके, इधर एक्सेलरेशन ऐसे शो किया हुआ है। सो इसी तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम फ्री बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ओके, सो अब उस सिस्टम से हमने दो अलग अलग मासेस को आइसोलेट करने की कोशिश करी है। ओके, सो जो मास वन था उस पर टेंशन इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जो परपेंडिकुलर लगती है कॉन्टैक्ट से, नीचे की तरफ mg cos अल्फा, क्योंकि mg इस डायरेक्शन में था तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो mg cos अल्फा इधर एंड mg sin अल्फा इधर। ओके, तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m1 और एक्सेलरेशन इधर यानी फोर्स m1a इधर की तरफ। ओके, अब दूसरे वाले एक डायग्राम को देखते हैं। सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m2, m2g cos बीटा जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेट का वो इधर, m2g sin बीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एंड रिएक्शन टू r2 इस डायरेक्शन में। ओके, अभी जब हम
फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझ में लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम को। ओके, अब आता है इम्पल्सिव फोर्स। So impulsive force is when a large force work on a body for a very small time interval. It is called impulsive force. Okay, so the impulsive force is a product of a force and the time for which it act is called impulse, यानी force into time. Okay, so impulse force जब एक बहुत लार्ज फोर्स यानी बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगता है तो उसे इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। और इम्पल्सिव फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट होता है। जो इम्पल्स होता है वो इन सब इम्पल्सिव फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट होता है। ओके, आगे चलते हैं। सो इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स हियर इज इम्पल्सिव जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लगता है, और टाइम इज बहुत छोटा इंटरवल। अब फोर्स हियर इज बहुत बड़ा फोर्स। ओके ओके, सो इसका ये फॉर्मूला है यहाँ पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आई वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 to t2 f dt। ओके, dt इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ अ टाइम। बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। ओके, वैसे रिप्रेजेंट करें तो केजी मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स डायमेंशन इज ml t-1, similar to the momentum, linear momentum, and it is a vector quantity and its direction is in the direction of force। ओके, और एक ये नेचर इसका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब बात करते हैं फोर्स टाइम ग्राफ की। तो फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अंडर, मतलब जो फोर्स टाइम ग्राफ जो है हमें उसके अंडर का एरिया जो है वो हमें इम्पल्स देता है। ओके, so the impulse is equals to the area of under the ft curve। सब बात करते हैं डेरिवेशन की, विच इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, जो हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करके रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो फॉर न्यूटन सेकंड लॉ, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू द फोर्स। ओके, सो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, अगर t1 टी से t2 की तरफ इंटीग्रेट कर दें, और इधर at the time t1 the momentum is p1 and at the time t2 momentum is p2। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा एफ डी टी विच इज इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ओके, p2 माइनस p1। ओके, सो इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, तो इसे ही हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाइल कैचिंग अ बॉल प्लेयर draw his hand downward, which increase the time of a contact. So the lesser force act on his hand, and his hands are safe from getting hurt. Okay, so क्रिकेट बॉल कैच करते टाइम प्लेयर अपने हाथ नीचे खींच खींचता है, क्योंकि इससे कांटेक्ट टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। ओके, जिससे हैंड्स पर लगने वाला फोर्स कम हो जाता है, चोट कम लगती है या नहीं लगती है। ओके, अब बात करते हैं लामीज थ्योरम के बारे में। ओके, so for a three core hand forces in equilibrium, F1 upon sin alpha, F2 upon sin beta, F3 upon sin gamma, ओके, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। ओके, सो अगर तीन कौन करंट फोर्सेस F1, F2, F3 इक्विलिब्रियम में है, तो अपोजिट एंगल्स के साथ वो इस रिलेशन को फॉलो करेंगी। ओके, फोर्स वन इस डायरेक्शन में लगी हुई तो उसका अपोजिट एंगल साइन अल्फा, फोर्स टू इस डायरेक्शन में लगी हुई इधर तो उसका अपोजिट एंगल साइन बीटा, एंड फोर्स थ्री इस डायरेक्शन में लगी हुई तो साइन गामा। ओके, इस रिलेशन को आप याद कीजिए। ओके, तो इस लेक्चर को हम इसी के साथ यहाँ पर एंड करते हैं। ये इसका पार्ट वन है लॉज ऑफ मोशन का। पार्ट टू में हम फर्दर लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, वरना लेक्चर की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी और जो हमारा सीरीज का आइडिया है 30 मिनट्स का वो फेल हो जाएगा। ओके, तो इसे हम 30 मिनट्स की वीडियो ही रखेंगे।
विच इज कंसेप्ट इन 30 मिनट्स। ओके, तो तब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और रिवाइज कीजिए। ओके, जय हिंद।